हाय, मैं सोनिया विद्यागुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करेंगे। अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स है ये सेशन में स्टार्ट करूंगी। 50 to 60 न्यू पॉइंट्स हर क्लास में, हर सेशन में लेने की कोशिश करती हूँ। बहुत टाइम लगा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाती हूँ। अगर आपको बता दूं, आधे घंटे के आसपास आप स्पेंड करेंगे मेरे साथ, आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना वैल्यू उससे अर्न किया है। कहने का मतलब आप पॉइंट्स जो है वो लिखेंगे तब तो वैल्यू है ना, सिर्फ सुन के याद होता ही नहीं है। तो सारे के सारे पॉइंट्स लिखने की कोशिश करिए। वीडियो खत्म होने तक सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाने चाहिए। खुद देखिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं लगेगा। ऑल आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सेशन हिंदी मीडियम में है। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन is also available in the playlist. Switch to that session if you're not comfortable in Hindi. Complete English medium session is recorded primarily for our students from Southern India, is recorded primarily for our students from Northeast India, those who are unable to understand Hindi well. अब अगर ये सेशन में स्टार्ट करूं, आपको बता दूं, एक रिक्वेस्ट है, मेहनत मैं बहुत करती हूँ, आपसे एक लाइक की उम्मीद जरूर करूंगी मैं। शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की। चैनल को विद्यागुरु के अगर सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन प्रेस करते हैं, हम जब भी नया वीडियो एग्जाम रेलेवेंट अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वो वीडियो देख पाओगे। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, प्लीज ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखिए। जैसे ही सेशन खत्म होगा, वैल्यू तो तभी हुआ ना जब आपने वो क्वेश्चंस याद किए। तो मैं उम्मीद जरूर कर रही हूँ आपसे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप याद कर रहे हो। पहला क्वेश्चन ही आप खुद देख के पता लगाओ कि जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, क्या आपको देख के ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ हेडलाइन से, हेडिंग से आपको ये बता दिया कि पीएसयूज अभी जिनको महारत्न स्टेटस मिला है वो 11 हो गए हैं। महारत्न, अकबर के समय में भी आप नवरत्न पढ़ते थे, तो महारत्न जो परफॉर्म कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अच्छा काम, अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं गवर्नमेंट को, तो वो पीएसयूज जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले महारत्न स्टेटस उनको मिलता है। तो महारत्न अब 11 हो गए हैं। लेटेस्ट एडिशन कौन सा है? पीएफसी लेटेस्ट एडिशन है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएफसी है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है हम कह रहे हैं वो पीएफसी है। तो पीएफसी 11वें नंबर का पीएसयू महारत्न में। अब अगर कोई कहे महारत्न तो हम कह रहे हैं बीएचईएल, भेल जिसे आप बोलते हो शॉर्ट में, बीपीसीएल, कोल इंडिया, गेल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये तो पहले से थे ना। हम कह रहे हैं महारत्न की कैटेगरी में ये पहले से थे। नया जो हमने ऐड किया है हम कह रहे हैं वो पीएफसी है। नया जो हमने ऐड किया है वो क्या है? पीएफसी है, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अच्छा, एक मिनट देखिए, यहां पर हमने पीएफसी को थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताया है कि ये क्या करते हैं, कौन है ये। हम कह रहे हैं इंडिया का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, इंडिया का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, पावर सेक्टर वाला, पावर सेक्टर वाला, इसीलिए तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो 11th नंबर का पीएफसी हम कह रहे हैं एडिशन हुआ है महारत्ना की कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, आपने खुद सुना होगा कि इंडिया का हाल और खराब हो गया है हंगर इंडेक्स के अंदर। तो पावर हंगर इंडेक्स है, देखिए कोई इंडेक्स है 2021 वाला, कौन बनाता है वो इंपॉर्टेंट होता है। हम कह रहे हैं कि जो टॉप पे रहा वो इंपॉर्टेंट है, इंडिया का रैंक जो है वो इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंडेक्स में ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए। कहीं पर आप बड़े पैराग्राफ्स पढ़ रहे हैं, कोई आपको कहानी सुना रहा है, मत सुनिए। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो पर्कुलेट करके बाहर निकाल लीजिए। मैं कह रही हूं, पहली बात, इंडिया का रैंक 116 देशों में 101वें नंबर का, 101वें नंबर का, 101st रैंक बहुत पीछे चला गया है। तो हंगर इंडेक्स में हाल इंडिया का और भी खराब होता जा रहा है। तो आप देखिए आपसे पीछे कितने नेशंस हैं, सिर्फ बाकी सारे कंट्रीज जो हैं इंडिया से आगे हैं। हंगर में हाल खराब है, इसीलिए 101 नंबर है। जब मैं कहूं नंबर 1 पे 18 कंट्रीज हैं और आपको कोई 18 का नाम पढ़ा रहा है, बिलीव मी आपका टाइम उससे वेस्ट हो रहा है। आपको 18 का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि यहाँ पर हंगर का हाल सबसे खराब है। यहाँ पर हंगर का हाल सबसे अच्छा है। ये वो वाले 18 देश हैं। कहने का मतलब
नंबर 1 पे जिन 18 नेशंस को रखा गया है, मैं नाम उनके पढ़ा करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ऐसी चीज एग्जाम में नहीं आएगी। इंडिया का रैंक पूछा जाएगा, 18 देश हैं जो टॉप पर है, इसका मतलब यही है वहां पर हंगर सबसे कम है, हंगर सबसे कम है वहां पर। तो हम कह रहे हैं ऐसा, ये याद आपको रखना है। और ये यहाँ पर इसका नाम पढ़िए, ये जर्मन आपको पढ़ा हुआ मिलेगा क्योंकि जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हंगर हिल्फ, वर्ल्ड हंगर हिल्फ। आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको बता दूं, ये जो है वर्ल्ड हंगर एड, मीनिंग निकालना चाहते हैं इससे, तो वर्ल्ड हंगर हिल्फ जो है ये ऑर्गेनाइजेशन हम कह रहे हैं एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, तो ये जो है पब्लिश करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 इन्होंने किया और ये करते हैं, जिसमें इंडिया का रैंक मैंने आपको क्या बताया है 101st। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। अब अगर आप ऐसा क्वेश्चन पढ़े तो अगर आपको ये पता हो कि आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है आपका पासपोर्ट, मतलब आप इस चीज से पता लगा सकते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स से। देखिए नंबर 1 रैंक पे जापान का और सिंगापुर का वीजा फ्री ट्रैवल की, वो बिना वीजा के 192 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं, इतना पावरफुल है उनका पासपोर्ट। तो जापान और सिंगापुर नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है। अगर आप बात करें, देखिए हेनली पासपोर्ट मैंने बता दिया था तो आप ये तो समझ ही जाएंगे कि हेनली एंड पार्टनर्स हैं जो इसको बनाते हैं। तो इनके अनुसार इंडिया का जो रैंक है वो 90वां है, 90th है, क्योंकि आपके पास इंडिया का पासपोर्ट होने पर आपके लिए जो वीजा फ्री ट्रैवल है वो 58 कंट्रीज तक सीमित है। 58 कंट्रीज में इंडिया का पासपोर्ट होने पर आप ट्रैवल कर सकते हैं 58 देशों में वीजा फ्री। सेम यहां पर देख लीजिए, बस नंबर 1 रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान और सिंगापुर दोनों है, 192 कंट्रीज हैं, 192 नेशंस है। मैंने क्या बताया आपको, जो जहां पर आप वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है यहाँ पे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स जब भी आएंगी आपको मैं बता दूं, क्वेश्चंस ऐसे वाले एग्जाम में पक्का आते हैं, इसीलिए ध्यान से देखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये पहले तो हम अमृत की बात कर रहे थे, अमृत की बात हम कर रहे थे, इसी का फुल फॉर्म हमने पढ़ा था कि ये अटल है, ये मिशन है, ये रेजुविनेशन है, ये अर्बन है और ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो मैंने फिर बता दिया आपको, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेकंड एडिशन है, दूसरे नंबर का है। हम कह रहे हैं कब तक के लिए हम बात कर रहे हैं कि ये जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसे बढ़ाया गया है। हम कह रहे हैं 2025-26 तक इसे बढ़ाया गया है। अब इसका कुछ एम होगा ना, देखिए कोई भी स्कीम अगर लॉन्च की जाती है तो उसका कुछ एम होता है, उसका कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर, कुछ आउटले होता है। तो एम है इसका मेकिंग 4700 टाउन्स और सिटीज वाटर सिक्योर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिटीज और टाउन्स बना रहे हैं, हम कह रहे हैं, पूरा पढ़िए, मेकिंग 4700 टाउन्स और सिटीज वाटर सिक्योर, वी आर मेकिंग देम वाटर सिक्योर। तो हम इतनी सिटीज को, 4700 टाउन्स को या 4700 सिटीज को वाटर सिक्योर बना रहे हैं। किसके तहत ये बात चल रही है, ये अमृत के तहत बात चल रही है। और अमृत क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। अब देखिए बजट, मैं आपको बता दूं, पहले बजट वाले क्वेश्चंस कम पूछे जाते थे, लेकिन अब बजट वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पढ़ा रही हूं बजट, तो ये क्वेश्चन भी सुपर इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड एक भी बात ऐसे ही नहीं की जाती है, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसीलिए लिखा गया है 2.97 लाख करोड़। बजट का साइज देखिए कितना बड़ा है, 2.97 लाख करोड़ इसका बजट है। किसकी बात हम कर रहे थे, अमृत 2.0 की। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, दोबारा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन।
एक कदम स्वच्छता की ओर, स्लोगन आपने देखा है, यही मैंने यहाँ पर लगाया है ताकि आपको याद रहे। गांधी जी का चश्मा दिखाते हुए स्वच्छ भारत, कंटिन्यूएशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन की बात हो रही है, हाईलाइटेड बात ये है। और यहाँ पर भी इसका भी सेकेंड एडिशन की ही बात हो रही है, इसको भी बढ़ा करके 25-26 तक कर दिया गया है, बात जो है 25-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बजट इसका भी फिर से याद रखिए 1.41 लाख करोड़ इसका बजट है। आउटले आप समझिए, बजट बोलिए, खर्चा की जो क्षमता है, क्या ये बजट बना करके चल रहे हैं, तो ये बजट जो है इसका 1.41 लाख करोड़। किसकी बात मैं कर रही हूं, यहां पर मैं बात कर रही थी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। अगला क्वेश्चन पहले देखिए, यहां पर एम जो है, फिर वही बात मैंने आपको कहा था कि कोई भी स्कीम अगर बनाई जाती है, कोई भी स्कीम किसी कारण से बनाई जाएगी तो उसका कोई एम होगा। एम है इसका मेक सिटीज गार्बेज फ्री, मेक सिटीज गार्बेज फ्री। ये किसका एम हम बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा अब एनबीएफसी रेगुलेटरी, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात पड़ी है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एनबीएफसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, इसे आप ध्यान से एक एक चीज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस पिरामिड को देखिए, इस पिरामिड को देखने पर आपको यह दिख रहा है कि कुछ लेयर्स में किसी का डिवीजन किया गया है। किसका डिवीजन किया गया है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर देखेंगे। 1 अक्टूबर 2022 से, इसी महीने की बात हो रही है, इसी मंथ अक्टूबर की बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर वाला अक्टूबर होगा। तो 1 अक्टूबर 2022 से क्या होने वाला है, एनबीएफसी को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, हम लेयर्स में डिवाइड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले बेस लेयर, बेस लेयर कौन सा बेस लेयर, किसी पिरामिड का बेस लेयर ये होगा ना, ये होगा ना बेस लेयर, तो बेस लेयर ये वाला, इसके अंदर किस किस को हम ऐड कर रहे हैं, कौन सी एनबीएफसीज बेस लेयर में आएंगी, वो एनबीएफसीज जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं, लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया है, उसमें भी एक शर्त है। कहा गया है कि एनबीएफसीज बिलो ₹1000 करोड़ एसेट साइज, यहां पर एनडी का मतलब नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। बेस लेयर में नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज आएंगी। आप यहां पर पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, ये और इसका डिस्क्रिप्शन आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे इसीलिए मैंने पढ़ दिया है कि बेस लेयर में कौन आ रहा है। एनबीएफसीज जिनका नॉन डिपॉजिट टेकिंग, एनबीएफसीज जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम का है, वो बेस लेयर में है। एनबीएफसीज एग्रीगेटर, अकाउंट एग्रीगेटर, AA जो है वो भी हम कह रहे हैं बेस लेयर में रखा गया। इससे ऊपर चलिए, अब आ गई मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में अब सारी की सारी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, एक होती है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, एक होती है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। तो हम कह रहे हैं जो डिपॉजिट लेती हैं वो सारी की सारी ही मिडिल लेयर में हमने रखी हैं। हम कह रहे हैं ये एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन इस पिरामिड से मैं आपको समझा रही हूं। फिर देखिए, लेकिन इनमें और भी एडिशन किया गया है, वो एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट है, डिपॉजिट टेकिंग तो सारी ही मिडिल लेयर में रख दी गई हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको पता है मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, बैंक वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं तो उनको भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के हेल्प करना पड़ता है। आईबीपीएस का एग्जाम है, एसबीआई पीओ का एग्जाम है, आईबीपीएस क्लर्क भी है और पीओ भी है, तो ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि पहले तो सारी की सारी डिपॉजिट टेकिंग आ गई मिडिल लेयर में, लेकिन नॉन डिपॉजिट भी मिडिल लेयर में रखी गई हैं। आपको याद है बेस लेयर में 1000 करोड़ एसेट साइज से जिनका कम था वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज रखी गई थी बेस लेयर में। तो इसका मतलब अब 1000 करोड़ और उससे ज्यादा वाली भी तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होंगी ना। तो हम कह रहे हैं एनबीएफसीज नॉन डिपॉजिट टेकिंग विद 1000 करोड़ एसेट साइज और मोर एसेट साइज, वो भी किस में आ जाएगा, मिडिल लेयर में रखा जाएगा। इसके अलावा
इंफ्रा फाइनेंस एनबीएफसीज, इंफ्रा फाइनेंस एनबीएफसीज जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जैसे हम कह रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रा डेट फंड्स जो हैं ये सारे भी किस में आ रहे हैं, मिडिल लेयर में, एनबीएफसीज के मिडिल लेयर में इनको रखा जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैंने आपको 2 लेयर्स पढ़ाई थी, आपने देखा था मैंने ऊपर की 2 लेयर्स की बात तो की ही नहीं। इसका मतलब मुझे अभी इस और इस लेयर के बारे में आपसे बात करनी है। एनबीएफसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही बात कर रहे हैं, वही सेम पिरामिड है हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब हम इसमें बात करने वाले हैं टॉप लेयर और अपर लेयर की। तो हम पहले अपर लेयर की बात करते हैं क्योंकि हम यहां से ऊपर जा रहे हैं। तो मैंने कहा अपर लेयर में एज पर आरबीआई क्राइटेरिया या फिर टॉप 10 एनबीएफसीज, या नहीं है, दोनों है। मतलब जरा सुनिए, अपर लेयर में सिस्टेमिकली सिग्निफिकेंट एनबीएफसीज, आरबीआई ने कहा है कि ये हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी एनबीएफसीज जो है अपर लेयर में रखी जाएंगी, इसीलिए एज पर आरबीआई क्राइटेरिया एक बात, एंड इन एडिशन टू इट, यहां पर और नहीं है, मैं कह रही हूं टॉप 10 एनबीएफसीज जो हैं वो तो ऑटोमेटिकली ही अपर लेयर में आ जाएंगी, अपर लेयर में रखी जाएंगी। तो याद रखिएगा अपर लेयर में कौन है, टॉप 10 एनबीएफसीज तो है ही हैं, इसके अलावा आरबीआई डिसाइड करेगा और कौन सी एनबीएफसीज हमें अपर लेयर में रखनी है। टॉप लेयर ही कहते हैं कि खाली रहेगा जी, एनबीएफसीज नीडिंग हायर रेगुलेशन सुपरविजन। अब ये बात में ये जो कह रहे हैं जनरली खाली रहेगा, इसको पढ़ते हैं कि किसको डाल रहे हैं, अगर फिर भी कभी कोई अपवाद आ जाए, कोई एक्सेप्शन आ जाए तो कैसे। कहते हैं टू आइडियली रिमेन एम्प्टी टॉप लेयर, टॉप मोस्ट दिस लेयर एनबीएफसी वाली ये खाली रहेगी। इफ देयर इज सब्सटैंशियल इंक्रीज इन पोटेंशियल सिस्टमिक रिस्क फ्रॉम एन एनबीएफसी इन अपर लेयर इट विल बी मूव्ड टू द टॉप लेयर। कह रहे हैं कि अगर यहां पर हम कह रहे हैं यहां से किसी को अगर हम मूव कराते हैं टॉप लेयर के अंदर, अगर सब्सटैंशियल इंक्रीज है, पोटेंशियल सिस्टमिक रिस्क है अगर, तो हम उस एनबीएफसी को अपर लेयर से उठा करके टॉप लेयर में स्विच कर देंगे, बट आइडियली टॉप लेयर जो है हम उसको खाली रखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विमेन्स फुटबॉल। यहां पर आप इस ईभा को देख रहे हैं, ये ईभा मैं ऐसा पढ़ रही हूं, यही है उसका नाम है, IBHA लिखा हुआ है। तो अंडर 17 ये पहले तो देखिए इंडिया होस्ट कंट्री होने वाला है, तो क्या आप ऐसा क्वेश्चन छोड़ सकते हो, स्कोप ही नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ये याद रखना, इतना ज्यादा कि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा। विमेन फुटबॉल, विमेन का फुटबॉल अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप 2022 मैस्केट ईभा, ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, हम कह रहे हैं ये 2022 में होने वाले अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप का मैस्केट है। और मैंने आपको बोला इज एन एशियाटिक लायनेस शोइंग। अब लायन नहीं, लायनेस की बात कर रहे हैं क्योंकि मेन नहीं, विमेन्स वर्ल्ड कप करा रहे हैं, इसीलिए तो विमेन पार ये जो है हमने कहा वो दिखा रहा है, ये वाला ईभा जो है मैस्केट हमारा। होस्ट कंट्री इंडिया है, थोड़ा सा आपको ये देख करके भी मैस्केट पता चली गया होगा। तो AFC विमेन्स एशियन फुटबॉल कप 2022 इसका टैगलाइन आर गोल फॉर ऑल। दोबारा सुनिए, पहले तो जो हम बात कर रहे हैं वो फुटबॉल की कर रहे हैं, ये याद रखिए, अंडर 17 की बात कर रहे हैं, मेन की नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं विमेन्स की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो विमेन्स वर्ल्ड कप 2022 वाला जिसका मैस्केट मैंने आपको कहा था ईभा है, विमेन पार को दिखा रहा है ये एशियाटिक लायनेस। फिर मैंने कहा होस्ट कंट्री कौन है, इंडिया। अब नीचे आइए, हमने कहा ये AFC विमेन्स एशियन फुटबॉल कप 2022 का जो टैगलाइन है ये हम बात कर रहे हैं। देखिए वो और ये हम डिफरेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा। AFC विमेन्स एशियन फुटबॉल कप जो है 2022 वाला, जिसका टैगलाइन क्या है, आर गोल फॉर ऑल। वेन्यू इसका मुंबई, नवी मुंबई और पुणे। देखिए
आपको मैं एक क्लियर बता दूं, यहाँ पर जब हम AFC विमेन्स एशियन फुटबॉल कप की जब हम बात करने लगे तो टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ हो रहा है वो आप खुद देख पा रहे हो, मुंबई और पुणे है यहाँ पर वेन्यूज का, इसीलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब जरा नीचे पिक्चर को देखिए, आपने ऊपर ईबा देखी है, नीचे AFC का भी आप लोगों देख पा रहे हो। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमने दो अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 साफ, अब यहाँ पर चैंपियनशिप आ गई साफ वाली, तो साफ आते ही फुटबॉल की बात होने लग गई, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है, तो हम कह रहे हैं 2021 साफ चैंपियनशिप जो है, इन द फाइनल्स इंडिया डिफीटेड नेपाल। अच्छा, नेपाल को इंडिया ने हराया, तो इसका मतलब इंडिया विनर रहा किसमें, साफ चैंपियनशिप में। साफ चैंपियनशिप में इंडिया विनर रहा, इंडिया ने नेपाल को हराया फाइनल्स में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, होस्ट कंट्री मॉलडीव्स थी, होस्ट कंट्री मॉलडीव्स थी, कैप्टन सुनील छेत्री थे। सुनील छेत्री ने एक्चुअल में आपको बता दूं एक बड़ा काम किया है कि इन्होंने ब्राजीलियन लेजेंड पेले का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया है। 77 इंटरनेशनल गोल्स का पेले का रिकॉर्ड था, सुनील छेत्री ने तोड़ा है। सुनील छेत्री जो थे, मैं बता रही हूं आपको, इंडियन टीम के कैप्टन थे, जिस इंडियन टीम ने जीता नेपाल को हराकर। किस चैंपियनशिप की बात हो रही है, साफ चैंपियनशिप की बात हो रही है। कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया था, मॉलडीव्स में ऑर्गेनाइज कराया गया था, होस्ट मॉलडीव्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब बैंकिंग न्यूज है, शॉर्ट में सब डिस्कस कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट हुआ है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, कुछ टाइम पहले मैंने आपको सेंट्रम और भारत पे के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया था। सेंट्रम और भारत पे में मिलकर के जो स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च किया है, बनाया है, वो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये उसका नाम है। आपसे ये पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सेंट्रम और भारत पे ने कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च किया है, तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक उसका नाम है। चलिए आगे देखते हैं कि मिनिमम पेड अप कैपिटल, इक्विटी कैपिटल या फिर नेट वर्थ रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर हम कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक के लॉन्च करने की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि 200 करोड़ जो है वो मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल या फिर नेटवर्थ रिक्वायरमेंट होती है। ये है, इसके लिए हम कह रहे हैं मिनिमम जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कितना होना चाहिए, 40% का प्रमोटर होल्डिंग होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लगेगा कि मैंने ऐसी कुछ भी ऐड कर दिया है, बिल्कुल ऐसी कुछ भी नहीं किया। सुपर इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मूडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मूडी के अनुसार मूडी ने अपग्रेड किया है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का आउटलुक, जो कि पहले उन्होंने नेगेटिव दिया था, हम कह रहे हैं उसको चेंज करके क्या कर दिया है, अब स्टेबल कर दिया है। तो मूडीज के अनुसार अपग्रेड किया है उन्होंने इंडियन बैंकिंग सिस्टम का आउटलुक, नेगेटिव से स्टेबल। हर हाल में याद रखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम, पेड अप कैपिटल, प्रमोटर का शेयर, सब। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस बारे में है, रीअपॉइंट किया गया है एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ को। अमिताभ चौधरी है, ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का, ये एमडी सीईओ ही थे पहले, इन्हें रीअपॉइंट कर लिया गया है। अमिताभ चौधरी को किससे जोड़ेंगे आप, इन्हें एक्सिस बैंक से जोड़ेंगे। अगला पॉइंट जरा देखिए, एनबीएफसीज की बात हो रही है, इंटरनल ऑम्बुड्समैन अपॉइंट करने की बात हो रही है। कह रहे हैं हम लोग, अगर जिस एनबीएफसी का हाई कस्टमर इंटरफेस है, जिस एनबीएफसी में हाई कस्टमर इंटरफेस है, वो इंटरनल ऑम्बुड्समैन भी एम्प्लॉय करेंगी, रखेंगी। अगर आप ऑम्बुड्समैन मीनिंग नहीं जानते हैं तो एक बार मीनिंग देख लीजिएगा। बस इन शॉर्ट मैं ये कह रही हूँ कि एक ऐसा एम्प्लॉय रखा जाएगा जो कस्टमर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, उनके ग्रीवेंसेस के ऊपर एक्शन लेगा। तो इंटरनल ऑम्बुड्समैन अपॉइंट करेंगी वो एनबीएफसीज जो हाई कस्टमर इंटरफेस वाली हैं। एनबीएफसी ऑम्बुड्समैन स्कीम जो है 2018 में लाई गई थी, 2018 में लाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा पक्का से। आईपीओ इशू कर रहा है फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक जो है आईपीओ अपना ऑफर अपना लॉन्च कर रहा है। प्लीज याद रखिएगा, किसका भी आईपीओ आ रहा है, ये
कौन रीअपॉइंट हुआ एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ वो भी, और साथ में मैंने बताया कौन सी एनबीएफसीज है जो इंटरनल ओम्बुड्समैन लाएंगी, मतलब अपॉइंट करेंगी, और एनबीएफसी स्कीम 2018 में एनबीएफसी ओम्बुड्समैन स्कीम लाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इंपॉर्टेंट डेज ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैबिटेट डे इस बार हम कह रहे हैं 4 अक्टूबर को आया। वर्ल्ड हैबिटेट डे 4 अक्टूबर को आया। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है वो 4 अक्टूबर को ही आता है। हैबिटेबल, इनहैबिटेबल आप ये वर्ड सुनते आते हैं ना, तो हम वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है इस बार 4 अक्टूबर को आया। क्यों आया? क्योंकि अक्टूबर का जो फर्स्ट मंडे होता है, अक्टूबर का जो फर्स्ट मंडे होता है, जब भी जिस भी डेट पे वो पड़ेगा उस दिन वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट किया जाएगा। थीम इसका एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, तो फूड वाला ही कोई थीम इनको रखना पड़ेगा। आर एक्शन आर फ्यूचर, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरमेंट एंड अ बेटर लाइफ। किसका है ये थीम? हमने कहा ये थीम है वर्ल्ड फूड डे का, जो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज कुछ थोड़ा स्पीड पे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना, ये सारे के सारे। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे मैं 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाले 5 सितंबर की बात नहीं कर रही हूं, मैं यहाँ पे वर्ल्ड टीचर्स डे की बात कर रही हूँ। 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को सेम महीने में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है 31 अक्टूबर को। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नीचे वाला जब आप थीम पढ़ोगे आप खुद पता लगा लोगे, ये थीम जो है पॉवर्टी वाले ही डे की है, जो 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर, एंडिंग परसिस्टेंट पॉवर्टी, रिस्पेक्टिंग ऑल पीपल एंड आवर प्लैनेट, ये है थीम 17 अक्टूबर वाले इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी का। अगला क्वेश्चन देखिए। न्यू अपॉइंटमेंट्स है यहाँ पर। अब न्यू अपॉइंटमेंट्स में देखिए जरा उनके फेसेस और पता लगा लेते हैं, एक बार याद रखने की भी कोशिश करिए। ए.के. गोयल हैं, ए.के. गोयल हैं जो ये चेयरमैन बने हैं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के। एमडी एंड सीईओ ये पहले से यूको बैंक के हैं। ये इनका इंट्रोडक्शन है। आपसे अगर कोई पूछेगा ए.के. गोयल कौन है, तो हम कह रहे हैं कि गोयल यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं, जिन्हें इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का चेयरमैन नया अपॉइंट कर लिया गया है। न्यू चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ए बाला सुब्रमण्यन। ये ए बाला सुब्रमण्यन कौन है? ये सीईओ हैं किसके? बिरला सन लाइफ के? नहीं, बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। तो हम कह रहे हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ ए बाला सुब्रमण्यन जो है, इन्हें चेयरमैन नया अपॉइंट किया गया है। किसका? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे आप देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। गुड समैरिटन स्कीम, गुड समैरिटन वैसे भी वही लोग होते हैं ना जो दूसरों की हेल्प करते हैं बिना किसी सेल्फ कंसर्न के। तो हम कह रहे हैं गुड समैरिटन स्कीम जो है, आप ये पिक्चर देख के भी थोड़ा पता लगाओ। रोड पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और हम कह रहे हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं तो कोई हॉस्पिटल तक पहुंचाता नहीं है, और लोग जो है एक्सीडेंट के बाद वहीं पर कितने सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो आपको ये बता दूं, गुड समैरिटन स्कीम जो है लॉन्च की गई है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, उसे हॉस्पिटल तक आप पहुंचाते हैं, तो कैश रिवॉर्ड आपको 5,000 का दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इसे लॉन्च किया है। गुड समैरिटन स्कीम किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की है। नितिन गडकरी जो हैं
मिनिस्टर हैं इस मिनिस्ट्री के। कितना कैश रिवॉर्ड? 5,000 रुपए का। अगर आप किसी एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल समिट्स है। इंटरनेशनल समिट्स है, यहाँ पर हम कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस की जब बात करें, G20 आपको हर बार ही पढ़ना होता है, लेकिन अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं, पार्ट बनने वाले हैं इसका, तो आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये विजिट करने जा रहे हैं, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। तो G20 समिट है। अब आप इसको देखिए, G20 इटालिया वहां लिखा है, इटली में हो रहा है, इसीलिए हमने कहा रोम पे समिट। प्रेसिडेंसी इटली कर रहा है, रोम में G20 का समिट हो रहा है। और हम कह रहे हैं इसके जो प्रायोरिटीज उन्होंने सेट किए हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, ये जो है इसके हमने कहा प्रायोरिटीज जो है वो सेट किए गए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ये। तो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ग्लासगो, यूके में। विजिट प्रधानमंत्री वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, इसीलिए आपको इन पर ज्यादा जोर डाल के बता रही हूं कि चाहे वो UNFCCC का COP26 हो, जो ग्लासगो वाला, या इटली में G20 का समिट हो, रोम वाला, तो हम कह रहे हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पक्का याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन नेवल एक्सरसाइजेस है। अब नेवल एक्सरसाइज में हम पहली बात करने वाले हैं 40+ कंट्रीज जो हैं, इसके अंदर क्वाड भी, इसका क्वाड कंट्रीज, क्वाड डायलॉग वाली क्वाड कंट्रीज जो है, क्वाड का मतलब क्वाड्रिलैटरल, 4 नेशंस, जिसमें हम कहते हैं जापान है, US है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, वो क्वाड कंट्रीज की बात कर रहे हैं कि ये तो 4 है ही है इस 40 के अंदर। हम कह रहे हैं टू टेक पार्ट इन नेवल एक्सरसाइज। अब ये मिलन नाम है, एक्सरसाइज का नाम मिलन, 2022 फरवरी में हम कह रहे हैं इतना बड़ा एक नेवल एक्सरसाइज वाला इवेंट होने वाला है। तो आपको ये बता दूं, देखिए ना सीधा 40+ नेशंस है। वेन्यू इसका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हाल में याद रखिए। दोबारा बोल देती हूँ, 40+ कंट्रीज है, क्वाड भी इसके अंदर पार्ट लेगा, क्योंकि इंडिया की तो बात हो रही है ना, तो इंडिया तो क्वाड वाला आएगा ही आएगा। नाम देखिए, मिलन, फरवरी 2022 देखिए, 40+ देश भाग लेंगे, देखिए विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, जरूर याद रखिए। अब आगे बात करते हैं मालाबार 21 एक्सरसाइज की। अब इस मालाबार एक्सरसाइज में तो क्वाड ही है, इंडिया है, US है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। मालाबार एक्सरसाइज में कहां पर हम कह रहे हैं इसका फेज 2 जो है वो हम कह रहे हैं कंडक्ट किया बे ऑफ बंगाल में। कहां पर कंडक्ट किया गया? हम कह रहे हैं बे ऑफ बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर ट्राई सर्विसेज का मतलब अगर हम जाने तो हम नेवी है, आर्मी है और एयरफोर्स है, तभी तो वो ट्राई हो रहा है ना। तो जब हमने कहा कि फर्स्ट ट्राई सर्विसेज 3 वाली जॉइंट एक्सरसाइज किसके बीच में? इंडिया और यूके के बीच में, जिस एक्सरसाइज का नाम कोंकण शक्ति। हर हाल में याद रखिएगा, बड़ा इवेंट होता है जब तीनों की तीनों आर्म्ड फोर्सेस मिलके कहीं जाती हैं। इसका लैंड फेज जो है वो चौबातिया उत्तराखंड में हुआ, क्योंकि नेवी इन्वॉल्व है इसीलिए सी फेज भी तो होगा ना, तो सी पे भी तो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी ना। तो सी फेज जो है इसका मुंबई एंड ऑफ वेस्ट कोस्ट, मुंबई एंड ऑफ वेस्ट कोस्ट जो है इसका सी फेज कंडक्ट कराया गया। और कोंकण शक्ति का जो लैंड फेज है वो चौबातिया उत्तराखंड में। युद्ध अभ्यास 2021 हम कह रहे हैं 17वां एडिशन था ये युद्ध अभ्यास का। युद्ध अभ्यास पहले भी हुई है इंडिया और US के बीच में, हम कह रहे हैं ये होती है 17वें नंबर का बोल रहे हैं, तो इसका मतलब तो पहले बहुत सारी हुई है ना। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अलास्का USA में युद्ध अभ्यास 2021, अलास्का USA का वेन्यू, और हम कह रहे हैं ये 17वें नंबर का था। किसके बीच में? US और इंडिया के बीच में। देखिए युद्ध अभ्यास से इंडिया याद हो जाएगा, वेन्यू अलास्का USA से आपको ये याद हो जाएगा कि US और इंडिया के बीच में ही है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अच्छा, अब चेन्नई सुपर किंग्स की बात हम कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। अभी आईपीएल के ऊपर बहुत सारे मीम्स आप पढ़ रहे होंगे ना, आप पढ़ रहे होंगे कि 7,000 करोड़ में किसी टीम को खरीदा। आपने ऐसी न्यूज पढ़ी जिसमें लोग मीम बना रहे हैं, इतने में तो आप एक एयरलाइन खरीद लेते। तो ये सारे जो आईपीएल वाले जो आप न्यूज सुन रहे हो, चेन्नई सुपर किंग, हम वही वाले आईपीएल की बात कर रहे हैं। आईपीएल आप बहुत सुनते भी हो, इंडिया में बहुत आईपीएल का प्रचलन चल पड़ा है। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है, किसको हरा के जीता है ये याद रखिएगा पक्का से, कोलकाता नाइट राइडर्स को। हर बार विनर ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कितनी बार क्वेश्चन में विनर का नाम देकर के किसको हरा के जीता है पूछा जाता है। इसी से आपको बता दूं कि रनर अप भी तो सुपर इंपॉर्टेंट है ना। कोलकाता नाइट राइडर्स हारे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स जीते हैं। किसकी बात हम कर रहे हैं? आईपीएल 21 की बात हम कर रहे हैं। मोस्ट रन्स वाले को ऑरेंज कैप मिली, तो वो कौन? ऋतुराज गायकवाड़ ये चेन्नई सुपर किंग्स वाले ही हैं। चेन्नई सुपर किंग्स वाले ऋतुराज गायकवाड़ जो है, ऑरेंज कैप इनको मिला है। देखिए, मैं लिखने को सिर्फ ऑरेंज कैप लिख देती, लेकिन जिन्होंने कभी आईपीएल देखा ही नहीं, जिनको आईपीएल के बारे में कुछ पता ही नहीं, उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि ऑरेंज कैप किसको मिल रहा है, पर्पल कैप किसको मिल रहा है। ऑरेंज कैप हम कह रहे हैं मोस्ट रन्स वाले को, ऋतुराज गायकवाड़ को। चेन्नई सुपर किंग्स वाले हैं ये। मोस्ट विकेट्स, पर्पल कैप, यहां पर हम कह रहे हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है हर्षल पटेल। ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है, हम उनकी बात कर रहे हैं, उसके है टीम के। देखिए, अब टीम ही तो बात कर रहे हो ना। चेन्नई सुपर किंग्स क्या है? टीम है। कोलकाता नाइट राइडर्स क्या है? टीम है। वैसे ही रॉयल चैलेंजर्स जो है, हम कह रहे हैं ये भी क्या है? टीम है। तो हम कह रहे हैं हर्षल पटेल आरसीबी के, इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट विकेट्स लेने के लिए पर्पल कैप, मोस्ट विकेट्स लेने के लिए पर्पल कैप मिलता है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी कौन? हर्षल पटेल। फाइनल जो था इसका दुबई यूएई में हुआ। हम बात कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस बारे में? अगला क्वेश्चन है माउंट हैरियट को रीनेम किया गया है। माउंट मणिपुर इसका नाम कर दिया गया है। माउंट हैरियट नाम है, हम कह रहे हैं उसको चेंज करके माउंट मणिपुर अब कर दिया गया है। इसका लोकेशन अंडमान्स है। इसका लोकेशन क्या है? अंडमान्स है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम देखिए अयोध्या कैंट कर दिया गया है। तो ये नाम जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, जब चेंज होते हैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली नाम चेंज होने लगे हैं, लेकिन याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बुक्स एंड न्यूज। सबसे पहले जेके रोलिंग हैरी पॉटर वाली जेके रोलिंग, तो इनकी किताब तो हर बार वैसे ही इंपॉर्टेंट होगी। क्रिसमस पिग, द क्रिसमस पिग, नाम याद रखिए इनकी किताब का। उसके बाद बिल गेट्स भी कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं, आप पहले से जानते हो। तो हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, बिल गेट्स लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेकथ्रूज वी नीड। बिल गेट्स की बात हम कर रहे हैं, इनकी किताब की बात हम कर रहे हैं, जो लंबा सा नाम है क्लाइमेट डिजास्टर के ऊपर। ये बिल गेट्स की किताब है, जेके रोलिंग की किताब क्रिसमस पिग। नीचे देखिए, तीसरे इंसान को देखिए, अमित कुमार हैं ये। अब ये क्या लिख रहे हैं? इनकी किताब का नाम है अ टाइम आउटसाइड दिस टाइम, अ टाइम आउटसाइड दिस टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए, रोपवे एज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रोपवे एज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, रोपवे को हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जॉय के लिए, मजे लेने के लिए ही तो इस्तेमाल करता है ना, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल करेंगे। रोपवे मैं क्या कहना चाह रही हूँ देखिए जरा, तो हम कह रहे हैं कि रोपवे का इस्तेमाल कर रहा है कौन? पहला इंडियन सिटी जो यूज कर रहा है रोपवे सर्विसेज को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरह, वो वाराणसी यूपी है। वाराणसी यूपी रोपवे को इस्तेमाल कर रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह। हम कह रहे हैं ये करेगा, और डिस्टेंस जो कवर करेगा वो 4.2 किलोमीटर्स का 15 मिनट में, 4.2 किलोमीटर्स का 15 मिनट में। अब मैं यहाँ पर
रैप अप कर रही हूँ। आपको अगर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, नहीं समझ में आया तो इंग्लिश वाला वीडियो देख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।